बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ 4-5 माह से कराची के करीब केकड़ा के मकाम पर तेल और गैस की दरियाफ़्त के लिए, गैस की तलाश के लिए ड्रिलिंग का जो काम जारी था, उसका एंड रिज़ल्ट अब ये निकला है कि तेल और गैस के ज़ख़ायर वहाँ पर दरियाफ़्त नहीं हो सके और अब ड्रिलिंग का काम बंद कर दिया गया है। इस एक्सरसाइज़ पर तकरीबन 14 से 15 अरब रुपए ख़र्च हुए, जहाँ पर तेल और गैस के दरियाफ़्त के बारे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ख़ासे पुरुमीद थे और कौम को बार बार ये नवीद सुना रहे थे कि बहुत बड़े ज़ख़ायर यहाँ पर दरियाफ़्त होने वाले हैं और कौम को सुहाने ख्वाब दिखा रहे थे। तो वो ख्वाब अचानक क्यों बिखर गए? क्या वहाँ पर तेल नहीं था या हकीकत कुछ और है? आइए इस हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आज की दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया है। जब भी कहीं कोई ड्रिलिंग की जाती है, उससे पहले वहाँ पर जदीद तरीन मशीनरी के ज़रिए सर्वे किया जाता है उस एरिए का, उस इलाके का। आप इस सर्वे को यूँ कह सकते हैं कि ये सर्वे ज़मीन की परतों का एक एक्सरे होता है, जिसमें तेल और गैस के ज़ख़ायर की मौजूदगी का बआसानी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर तेल या गैस मौजूद है या नहीं है, और अगर मौजूद है तो कितनी मिक़दार में मौजूद है। और कोई भी एक्सप्लोरेशन कंपनी उस वक्त तक ड्रिलिंग शुरू नहीं करती जब तक कि उसे 100% बल्कि उससे भी ज़्यादा ये यकीन ना हो जाए कि यहाँ पर तेल या गैस के ज़ख़ायर मौजूद हैं। तब तक वो उस काम को हाथ नहीं लगाते। इसलिए ये कहना कि एक्सन मोबिल कंपनी, जो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, उसने $100 मिलियन का ठेका लेकर जहां दुनिया का दूसरा बड़ा ड्रिलिंग रिग लगाया, वो महज तखमीनों पर या अंदाज़ों पर लगाया होगा, ये सरासर गलत है। वहाँ पर तेल के 100% ज़ख़ायर मौजूद हैं, मगर उन्हें किसी बैरूनी दबाव के तहत रोक दिया गया है। ये दबाव क्या था, किसका था और इसके मकासद क्या थे, ये देखने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज की दुनिया को ना अमेरिका चला रहा है ना यूरोप चला रहा है, बल्कि इसको दो माफियाज़ जो है ना वो ड्राइव कर रहे हैं। एक तेल का माफिया है और दूसरा हथियारों का है, असले का है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ को अपना असला जो है ना वो सप्लाई करते हैं। तेल के बड़े ज़ख़ायर खलीजी ममालिक में मौजूद हैं, गल्फ़ में, मगर इन ज़ख़ायर के अक्सर शेयर्स जो हैं वो अमरीकी और यूरोपीय कंपनीज़ के पास हैं, और इन कंपनियों का आपस में ऐसा शैतानी गठजोड़ है कि ये फ़िलहाल तेल को इसी इलाके में रख कर महंगा बेचना चाहती हैं। इसलिए अगर दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में ये तेल निकल आया तो खलीज का महंगा तेल कौन ख़रीदेगा? ये माफिया कितना ताकतवर है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि ख़ुद अमेरिका के अंदर जो तेल है वो उसको एक्सप्लोर करके इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, और वो भी खलीज से महंगा तेल ख़रीद करने पर मजबूर है। अमेरिका ने कुछ अर्सा पहले शेल तेल के जो थे उनके अपने ज़ख़ायर वो खोले, तो इस माफिया ने तेल की कीमत को $145 फ़ी बैरल से सिर्फ $30 फ़ी बैरल तक गिरा दिया था, जिसका ये नतीजा निकला कि जिन कंपनियों ने शेल गैस में सरमायाकारी थी वो दिवालिया हो गई। और क्योंकि शेल गैस निकालने पर लागत ही तकरीबन $50 फ़ी बैरल आ रही थी, तो जब तेल का रेट ही $30 फ़ी बैरल पर आ गया तो $50 फ़ी बैरल तक लागत कौन बर्दाश्त कर सकता था। कनाडा ने भी तेल निकालना शुरू किया, तो वो भी सऊदी अरब के बाद तेल निकालने वाला, तेल पैदा करने वाला एक दूसरा बड़ा मुल्क बन गया, मगर यहाँ पर भी लागत ज़्यादा थी। चुनांचे इस माफिया ने कनाडा को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब अमेरिका का ईरान के साथ क्या तनाज़ा है, वजह उसके पीछे जो भी हो, लेकिन इस सब के पीछे तेल के ज़ख़ायर पर कब्ज़ा करने का मोटिव है। वेनेज़ुएला एक बहुत बड़ा मुल्क है तेल के हवाले से, तेल की पैदावार के हवाले से। उसका कसूर क्या है कि वहाँ पर भी सऊदी अरब से ज़्यादा तेल के ज़ख़ायर मौजूद हैं, जिन पर इस तेल माफिया की नज़र है। इसी तरह आप माजी में इराक़ और लीबिया का हशर देख लें, वजह सिर्फ़ और सिर्फ इन ममालिक पर, इन कंट्रीज़ पर तेल के ज़ख़ायर पर कब्ज़ा करना था, सो कर लिया गया। इस तेल माफिया के बारे में अगर किसी ने डिटेल से जानना हो तो वो एक अमरीकी सहाफ़ी हैं, सोनिया शाह। उन्होंने एक किताब तहरीर की है जिसका नाम है क्रूड दी स्टोरी ऑफ ऑयल। ये किताब 2004 में पब्लिश हुई थी और इसको 7 स्टोरीज़ प्रेस ने शाये किया था।
اس کتاب کو پڑھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح عالمی طاقتیں تیل کے ذخائر پر قبضہ کرتی ہیں اور کیا پلاننگ کرتی ہیں۔ کتاب کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جس پر کلک کر کے آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، پاکستان کے سمندر میں تیل نہ نکالنے کی ایک اور وجہ جیو اسٹریٹجک بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان کو پچھلے کئی سالوں سے قرضوں کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے اور وہ اس دلدل میں پھنس چکا ہے، اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام رول بیک کیا جا سکے۔ روپے کی مسلسل گرتی ہوئی ساکھ اور عالمی اداروں کی جانب سے سخت شرائط کا مقصد بھی یہی ہے کہ ملک کو معاشی انارکی کی طرف لے جایا جائے۔ ان حالات میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیل کی صورت میں پاکستان کے ہاتھ میں 10 سے 15 ارب ڈالر کی ایک لاٹری دے دی جائے؟ چنانچہ پہلے ایگزن موبل کو کہا گیا کہ عالمی مارکیٹ میں ایرانی تیل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیکڑا ون کھولے، لیکن پھر اچانک امریکہ اور تیل کی علاقائی قوتوں کے مابین تیل کے معاملے پر معاملات طے پا گئے اور ایگزن موبل کمپنی کو نتائج روک دینے کا آرڈر دے دیا گیا۔ نتیجہ جو ہے انہوں نے روک لیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پر ذخائر دریافت نہیں ہوئے۔ تو آج کی اس خبر کی سب سے زیادہ خوشی پاکستان مخالف قوتوں امریکہ، انڈیا، اسرائیل وغیرہ میں منائی جا رہی ہے، یا ان کے پے رول پر جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ امریکی اور یورپی کمپنیاں جن پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ مل کر ڈرلنگ کرتی ہیں وہ ناکام کیوں ہوتی ہیں، اور چینی کمپنیاں جو ڈرلنگ کر رہی ہوتی ہیں ان میں کامیابی کا تناسب کیوں زیادہ ہوتا ہے۔ ایگزن موبل کمپنی ایک امریکن کمپنی ہے، جبکہ ENI ایک اٹالین کمپنی ہے جو کیکڑا ون کے مقام پر ڈرلنگ کر رہی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نتائج مختلف کیوں آئے۔ کیکڑا ون میں تیل کے وسیع ذخائر دوستوں موجود ہیں، اور اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کو جو خواب دکھائے گئے تھے، جس طرح بریف کیا گیا تھا، وہ بھی 100% ٹھیک تھے، مگر معلوم ایسے ہوتا ہے کہ کچھ قوتیں پاکستان کو مضبوط نہیں بلکہ کمزور دیکھنا چاہتی ہیں، اور یہ قوتیں پاکستان میں ہر اہم جگہ پر براجمان ہیں۔ اس لیے ہمیں دوسری دنیا کی امداد اور قرضوں پر انحصار ختم کرنا ہوگا۔ جب تک ہم خود مختاری اور خود انحصاری حاصل نہیں کر لیتے تب تک حالات یوں ہی رہیں گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مقروض شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ گردن اٹھا کر دوستو صرف وہی چل سکتا ہے جس نے کسی کا دینا نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وطن عزیز پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں کی چالوں اور حسد سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔